हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के कुछ 25 सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें हम लोग रोज 25 क्वेश्चन देखेंगे विज्ञान के। विज्ञान के 25 क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटा एम्पीयर होता है? तो इसका आंसर है ए, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक प्रतिरोध किसका होता है? प्रतिरोध वोल्ट बटा एम्पीयर होता है प्रतिरोध। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर था उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से R बराबर V बटा में I। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होता है। चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है। V बराबर होता है IR और यही से प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V बटा में I। V का मान क्या होता है? V का होता है वोल्ट और एम्पियर, इसका धारा का होता है एम्पियर। तो एम्पियर बटा में धारा क्या हो जाएगा? वोल्ट बटा में एम्पियर हो जाएगा प्रतिरोध। इसका मतलब इसका होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध सवाल नंबर 2 है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? स्थितिज ऊर्जा, बल, कार्य या संवेग? तो इस स्थिति में संवेग जो होता है, संवेग रहता है, संरक्षित रहता है। किसी एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति पर परिणामी बल का मान शून्य होता है। इसमें क्या होता है? संवेग संरक्षित रहता है। जब एक सेल कोई भी चीज है इसको टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा तो इसमें क्या संरक्षित रहेगा? इसमें संवेग संरक्षित रहेगा। संवेग इसमें संरक्षित रहेगा। सवाल नंबर 3 है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति निम्न में से अधिकतम किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? प्रकाश की गति अधिकतम सबसे अधिक होती है निर्वात में। माध्यम निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में 2.25 × 10⁸। कांच में 2 × 10⁸। निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम होती है। मतलब निर्वात में ज्यादा है और हवा में कम है। पानी में 25% कम तथा कांच में 35% कम होती है। अतः निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। सवाल नंबर 4 है, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी चाल उसकी डैश बदल जाती है। क्या बदल जाती है? तो क्या बदल जाती है? उसकी चाल बदल जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है। देखिए, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, उसकी चाल निर्वात में अन्य माध्यमों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। माध्यम निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸। पानी में 2 × 2.25 × 10⁸। तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ होता है। सवाल नंबर 5 है, प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा? किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होता है
और लाल रंग की किरण लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। जब एक प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने संघटक रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रकाश है, यहाँ हम इस प्रिज्म से इसको प्रकाश गुजार रहे हैं तो क्या होता है, विभिन्न रंगों में विचित्र आ जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक होता है। सवाल नंबर 6 है, प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, 10 समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समानांतर क्रम में जब संयोजित किया जाता है, सब तीनों प्रतिरोध कितना है? R1 R2 R3 कितना है? 9 ओम है। समानांतर क्रम में जब संयोजित करते हैं, समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/Rp बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। 1/में हो जाएगा Rp, सब कुछ जोड़ेंगे हो जाएगा 3/9। ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा, Rp बराबर कितना हो जाएगा? Rp बराबर हो जाएगा 3 ओम। आंसर कितना है? 3 ओम। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ बनाया हुआ है। सात नंबर सवाल है, एक परिणामित्र को पठित क्यों करते हैं? तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, पठित करते हैं भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है तथा कोर को पठित यानी लेमिनेशन किया जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर में होने वाली भंवर धारा हानि को कम किया जा सके। इसकी विशेषताएं नहीं होनी चाहिए, उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए, दूसरा कम हिस्टोरिसिस हानि होनी चाहिए, कम भंवर धारा की हानि चाहिए, चौथा उच्च विभव की प्रतिरोधकता होनी चाहिए। अगला है सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से एलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया है? किसका आविष्कार किया गया था? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कार एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन बेल और डेसिमल यूनिट आदि के आविष्कार का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। बल्ब के एडिशन एवं रेल इंजन के आविष्कार जेम्स वाट ने किया है। बल्ब किसने खोजा है? बल्ब को खोजा है, बल्ब को एडिशन एवं रेल इंजन की खोज किसने किया है? जेम्स वाट ने। अगला सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों की विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या डेस्मोलॉजी? इसका आंसर है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में क्या होता है? पुरुषों में बांझपन एवं यौन रोग का अध्ययन होता है। बायोलॉजी में प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन होता है। एस्ट्रोलॉजी में क्रेपिस का अध्ययन होता है। डेस्मोलॉजी में शरीर संरचना एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबद्ध लिगामेंट का अध्ययन होता है। मानव 10 नंबर सवाल है, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इनके बीच क्या अंतर है? X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। X और Y गुणसूत्र किसी व्यक्ति के जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं। महिलाओं में XX गुणसूत्र तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है जबकि पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। और क्या होता है? X गुणसूत्र बड़ा होता है, X गुणसूत्र बड़ा होता है और Y गुणसूत्र छोटा होता है।
11 नंबर सवाल है, भोजन नली की दीवारों में के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। कर्माकुंचन, दोलनी, ढहगंती या अनुशीतन, तो इसे हम कहते हैं कर्माकुंचन गति कहते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को कर्माकुंचन गति कहा जाता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार यानी गुलेट के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो अमाशय में खुलती है। इसकी दीवार पेशीय या संकुचनशील होती है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तुरंग की तरह संकुचन और सिकुड़न होने लगता है। शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे कर्माकुंचन कहते हैं। डैश गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। तो कोलुनर एपिथेलियम, पेरेन्काइमा, क्यूबाइडल एपिथेलियम या स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसका आंसर है क्यूबाइडल एपिथेलियम गुर्दे की नलिका में पाया जाता है। क्यूबाइडल एपिथेलियम गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। इन क्यूबाइडल कोशिकाओं में बड़े गोलाकार और केंद्रीय नाभिक होते हैं। क्यूबाइडल कोशिकाओं गुर्दा नलियों ग्रंथियों की नलिकाओं, अंडाशय और थायराइड ग्रंथि में भी पाई जाती है। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय है, योनि है, फैलोपियन ट्यूब है या लिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब ले जाता है। फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो गर्भधारण का प्रथम चरण होता है। फैलोपियन ट्यूब का एक सिरा बच्चेदानी में खुलता है तथा दूसरा सिरा अंडाशय के ऊपर खुलता है। यह अंडे का अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करती है। फैलोपियन ट्यूब क्या करती है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करती है। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? बड़ी माता, एड्स, रेबीज या एंथ्रेक्स। इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? एंथ्रेक्स है, हैजा है, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, टाइफाइड। एंथ्रेक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, टाइफाइड विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी। बड़ी माता, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, पोलियो। विषाणु कारण होता है बड़ी माता, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, पोलियो। सवाल नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो कारा, स्पाइरोगाइडा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास। इसका आंसर है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी वर्ग का एक क्लोरोफाइट्स समुदाय का एक कोशिकीय हरित शैवाल है। क्लोरोफाइसी वर्ग का एक ही शैवाल वॉलबक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहता है। कॉलोनी के सदस्यों की संख्या असंख्य होती है। स्पाइरोगाइडा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के गैस में संग्रहित करते हैं। ल्यूमल में, रेडिकल में, कोटिलेडोन में या भ्रूण में। इसका आंसर हो जाएगा कोटिलेडोन से करते हैं। 16 बीजाणु में से बीज का निर्माण होता है। पौधे खाद्य को बीज पत्रों में संग्रहित करते हैं। उल्लेखनीय है कि निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं, जिससे बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक गेहूं, मक्का अथवा दोनों चना मटर बीज पत्र होते हैं। सवाल नंबर 17 है, पुष्प में फूल योनि है, उभयलिंगी, एकलिंगी, माला जनन तंत्र या पुष्प जनन तंत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माला जनन तंत्र। पुष्प योनि क्या है? माला जनन तंत्र है। पुष्प में स्त्री केसर माला जनन का भाग है। जायांग पुष्प योनि के पुष्प के स्त्री केसर जनन का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्री केसर या बहु स्त्री केसर हो सकते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं।
वर्तिकाल 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 वर्तिका मतलब अंडाशय। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? गुर्दा, अग्नाशय, यकृत, त्वचा। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। पसीने वाली ग्रंथियां किस अंग में मौजूद होती है? त्वचा में। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर की त्वचा में मौजूद होती है। त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियों से पसीने का स्राव होता है। इन्हें प्रोक्राइन श्वेत ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, यकृत कहते हैं। पसीना में 90% पानी और थोड़ी मात्रा में नमक, प्रोटीन तथा यूरिया होता है। सवाल नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? द्रव, प्लाज्मा, गैस, ठोस। इसका आंसर हो जाएगा ठोस। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति, आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थ में उच्च यंग मापांक, अपरूपता मापांक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल से कम होता है। बीस नंबर सवाल, 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का अनुभार कितना हो जाएगा? H2SO4 देखिए हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का वैल्यू होता है 1 है कितना 2 प्लस सल्फर कितना होता है? सल्फर का होता है 32। ऑक्सीजन कितना होता है 16। ऑक्सीजन कितना है 4। जब सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? सबको जोड़ने पर आ जाएगा 98। 1 गुना 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64। 4 2 6 2 8 6 3 9 98। और सल्फ्यूरिक अम्ल की कितना है 25 ग्राम। सल्फ्यूरिक अम्ल का भार कितना है 25 ग्राम है। मोलों की संख्या निकालना है। तो पदार्थ का ग्राम में भार, पदार्थ का ग्राम में भार बटा पदार्थ का अनुभार। पदार्थ का ग्राम में भार कितना है 25 ग्राम दिया हुआ सवाल में, और अनुभार कितना है अभी निकालिए 98। कितना हो जाएगा 0.0255। कितना हो जाएगा 0.0255 हो जाएगा। सवाल नंबर 21, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? तो पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 90 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O। हाइड्रोजन कितना है कि एक वैल्यू है कितना 2 और सबसे कितना है 16। कितना हो जाएगा 18। एक का वैल्यू 18 है, 5 में कितना हो जाएगा 90। देखिए पानी का H2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 18 यूनिट। और पानी के 5 अणु चाहिए, एक का 18 में 5 हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आर्सेनिक और बिस्मथ। सबसे बाहरी ऑर्बिट में आर्सेनिक या बिस्मथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, क्योंकि ये दोनों एक ही वर्ग के सदस्य हैं जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। N2 के अणुओं में होता है नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच आयनिक बंध, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच एकल बंध, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच दोहरा बंध, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तिहरा बंध। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितना होता है तिहरा बंध होता है। नाइट्रोजन इन आवर्त सारणी के समूह 15 में, किस समूह में 15 में है और धातु तत्व है। नाइट्रोजन क्या है धातु तत्व है और आवर्त सारणी का वर्ग समूह 15 में है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और सभी जीवित पदार्थों का एक घटक है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तिहरा बंध होता है। नाइट्रोजन की खोज स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में की थी। चौबीस नंबर सवाल, इनमें से कौन मिलियन पीएच पेपर को नीला कर देगा?
सोडियम हाइड्रोक्साइड, जठर रस, नींबू का रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो नीला कर देगा। कौन कर देगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर देगा? नीला कर देगा। नीला कौन करेगा? तो क्षार जो है नीला करेगा, अम्ल को लाल नीला करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन एक क्षारीय विलयन है, जिस कारण यह लाल लिटमस को पेपर को नीला कर देगा। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड NaCl का एसिडिक -50°C पर जमी बर्फ या ठोस CO2, ठोस H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठोस CO2 कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ सामान्यतः ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अत्यधिक दाब पर ठंडा करके बनाया जाता है। शुष्क बर्फ पिघलती नहीं, यह सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाती है, जिससे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। थैंक यू। इस प्रकार वीडियो आपको हर दिन मिलते ही रहेंगे। इसके लिए इसमें क्या है, 25 क्वेश्चन रहेगा, किसके? साइंस के। 25 क्वेश्चन साइंस के एवरीडे मिलेगा। धन्यवाद।